हेलो दोस्तों, हम आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम डेज में स्वागत करते हैं। हम यहाँ पर न्यायपालिका का प्रमुख अंग जो होता है सर्वोच्च न्यायालय, इसकी चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो जो सर्वोच्च न्यायालय है यह भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर सभी बिंदुओं को हम कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय संविधान के भाग 5 में दिया गया है। भारतीय संविधान के भाग किसमें है? तो 5 में वर्णन है, और जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक में वर्णन है। कहाँ से? 124 से 147 तक में वर्णन है जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, इसका जो गठन है कब किया गया था, या इसका उद्घाटन है जो किया गया था 28 जनवरी, ठीक है, 28 जनवरी 1950 को किया गया था। जो इसका उद्घाटन है या इसकी पहली बैठक है 28 जनवरी 1950 को हुई थी। ये पॉइंट आप जरूर कंठस्थ रखें। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। तो भाग 5 में है। किसमें? तो भाग 5 में जो है संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। संघीय यानी केंद्र, ठीक है, केंद्र की जो न्यायपालिका है सर्वोच्च न्यायालय होता है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब, ठीक है, जो एडहॉक होते हैं, एडहॉक, इनकी जो नियुक्ति होती है ना, एडहॉक यानी कि तदर्थ न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का जो कोरम है या गणपूर्ति है यह नहीं होता है तब। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करके सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है यह तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। ठीक, जो सर्वोच्च न्यायालय है यह भारत की न्यायिक व्यवस्था इकहरी और एकीकृत है। जो भारत की न्यायिक व्यवस्था है ना वह कैसी है? तो इकहरी है। कैसी है? तो इकहरी है, और प्लस जो है एकीकृत है। कैसी है? इकहरी और एकीकृत है जो न्यायिक व्यवस्था है, जिसके सर्वोच्च शिखर पर कौन स्थित होता है? तो भारत का उच्चतम न्यायालय होता है। ठीक, उच्चतम न्यायालय की जो है स्थापना हो गया, क्या हो गया? तो स्थापना हो गया। ठीक, गठन हो गया, क्या हो गया? गठन हो गया। ठीक, अधिकारिता हो गई, और क्या हो गया? शक्तियों के विनियमन से संबंधित विधि निर्माण की जो शक्ति है भारतीय संसद को प्राप्त है। किसको? संसद को प्राप्त है। जो गठन संबंधी, स्थापना संबंधी, अधिकारिता संबंधी, शक्तियों के विनियमन संबंधी जो विधि निर्माण की शक्ति है यह सब भारतीय संसद को प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय का गठन संबंधी जो प्रावधान है, उच्चतम न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान जो है किसमें है? तो अनुच्छेद 124 में है। किसमें? अनुच्छेद 124 में है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, यह अनुच्छेद 124 में कहा गया है। ठीक, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। कौन? एक मुख्य न्यायाधीश और जो है 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। कुल जो है न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो 34 होती है। वर्तमान में यही है कि मुख्य न्यायाधीशों की संख्या वर्तनी है तो 34 है। ठीक है, ये जरूर आप याद रखें। संसद द्वारा जो है, ठीक है, संसद द्वारा समय समय पर इसमें क्या किया जाता है? परिवर्तन किया जाता है न्यायाधीशों की संख्या में। यह संसद ही निर्धारित करती है कि सर्वोच्च न्यायालय में जो है न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो सकती है, कितनी रह सकती है। तो सबसे पहले जो है जब सर्वोच्च न्यायालय बना था तो उस समय जो है 1950 में, ठीक है, 1950 में जो न्यायाधीशों की संख्या थी वह कितनी थी? 8 थी। इसमें 1+7 यानी कि 7 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। तो हमारी यहाँ जो संख्या होगी टोटल होगी उसमें एक अन्य मुख्य न्यायाधीश आप जोड़ सकते हैं। 1950 में 8 थी और 1956 में यह संख्या बढ़कर कितनी हो जाती है? तो जो है 10 हो जाती है। कितनी? 10 हो जाती है। ठीक, और 1960 में यह संख्या कितनी हो जाती है? तो 1960 में यह संख्या 14 हो जाती है। ठीक है, किसकी? तो न्यायाधीशों की। और 1978 में किस में? तो 1978 में यह संख्या जो है 18 हो जाती है। ठीक, और 1986 में, कब? 1986 में यह संख्या 26 हो जाती है जो न्यायाधीशों की संख्या है। और उसके बाद जो है 2008 में यह संख्या 31 हो जाती है। कितनी? 31 हो जाती है। और उसके बाद जो है संसद द्वारा 2019 में यह संख्या बढ़ाकर जो है कितनी कर दी जाती है? तो 1+33 यानी कि जो है 34 कर दी जाती है। कब? 2009 में। किसके द्वारा? तो संसद के द्वारा। ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन का जो अधिकार है यह किसके पास होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। किसको? सर्वोच्च न्यायालय को जो है न्यायिक पुनर्विलोकन का जो अधिकार है वह प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के जो प्रथम
ठीक है, कौन प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे वह हीरालाल जे कानिया थे। कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया साहब जो हैं, यह जो हैं सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक, यह पॉइंट आप जरूर याद रखें। और जो प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी वह कौन थी? तो वह जो है फातिमा बीवी थी। कौन थी? तो फातिमा बीवी साहब थी। ठीक है, फातिमा बीबी जो है प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी और प्रथम पुरुष या प्रथम व्यक्ति जो थे मुख्य न्यायाधीश वह एच.जे. कानिया थे। ठीक, न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक न्यायिक समीक्षा बनाता है। क्या बनाता है? न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक न्यायिक समीक्षा बनाता है। यह जो है यूएसए यानी कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संवैधानिक विधि तथा साधारण विधि में कोई अंतर नहीं है। यह जो है किस देश में है? तो यह जो है ब्रिटेन देश में है। कहाँ पर है? तो ब्रिटेन देश में है। क्या कि संवैधानिक विधि और साधारण विधि में कोई अंतर नहीं है। एमिकस क्यूरी जो होता है यह न्यायालय का मित्र होता है। क्या होता है? तो न्यायालय का जो है मित्र होता है एमिकस क्यूरी। ठीक, भारत की न्यायपालिका की जो व्यवस्था है या अवस्था है वह कैसी है? तो स्वतंत्र है। भारत के न्यायपालिका की जो अवस्था है वह कैसी है? तो स्वतंत्र है। जनहित याचिका दायर की जा सकती है कहाँ पर? तो केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय में। किसमें? तो सर्वोच्च न्यायालय में जो है क्या किया जा सकता है? तो जनहित याचिका को दायर किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो है संविधान की आधारभूत या मूल ढांचे की संरचना की घोषणा की थी। ठीक है, क्या? तो सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत या फिर मूलभूत ढांचे की संरचना की घोषणा की थी। किसमें? किस वाद में? तो केशवानंद भारती वाद में। किसमें? केशवानंद भारती वाद में जो है ऐसा कहा गया था। ठीक है, भारतीय नागरिकों की तरह विदेशियों को भी तो कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो विधिक अधिकार प्राप्त है। कैसा अधिकार? तो विधिक अधिकार जो है प्राप्त है। इस संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय होता है। कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, जो संविधान का व्याख्याकार और जो है संरक्षक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय में जो है न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को जो है कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो 10 वर्ष का। कितना? तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष का? तो 10 वर्ष का उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर बात कर रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए जो योग्यताएं हैं वह क्या होनी चाहिए? तो वह सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट है कि वह किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, या फिर किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में जो है लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो, या राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो, तो वह जो है सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश बन सकता है। ये सारी कंडीशंस रखी गई हैं। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए जो योग्यताएं हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो 65 वर्ष तक। ठीक है, कितने वर्ष तक? तो 65 वर्ष तक अपने पद पर बना रह सकता है जो सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश होता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु जो है वह कितनी है? तो 65 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युति का आदेश कौन जारी कर सकता है? तो राष्ट्रपति। ठीक है, कौन? राष्ट्रपति जो है महाभियोग प्रस्ताव को पारित हो जाने पर पदच्युत यानी कि पद से हटा सकता है। यह पावर जो है किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो 2,80,000 जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह वेतन मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को प्रति माह कितने वेतन मिलते हैं? तो 2,50,000 रुपये मिलता है। ठीक, किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट जो था 1773 का। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि
भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ठीक, मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था थी? तो 7। ठीक है, 7 प्लस 1 जो मुख्य न्यायाधीश, टोटल कितने? तो 8। यह कब थी संख्या? तो 1950 में, जब सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ था उस समय। ठीक है, संख्या जो थी वह 8 थी, जिसमें एक प्रमुख मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है? तो कुल 30 न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है, लेकिन यह संख्या वर्तमान की नहीं है। वर्तमान की संख्या 1 + 3 है। ठीक है, यानी कि कुल 34 है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति जो है किसके पास है? तो संसद के पास है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में जो है वृद्धि करने की जो शक्ति है वह संसद के पास है। संसद जो है बढ़ा सकती है, घटा सकती है। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही करते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श करते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से जो है परामर्श करते हैं। कौन? राष्ट्रपति, किसी भी अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करने में। ठीक, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तब उनके इस काम को कौन करेगा? तो जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा वह राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों नहीं है या उनका पद खाली है, तो उस पद को धारण कौन करेगा? तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वह पद को धारण करेगा। भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है? तो जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने। किसने? एम हिदायतुल्लाह ने जो है राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्या सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? तो किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते हैं। जो सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं यह वकालत नहीं कर सकते हैं किसी भी न्यायालय में। ठीक, अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किससे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? तो अधीनस्थ न्यायालय का जो है निरीक्षण कर सकता है। कौन? जो सर्वोच्च न्यायालय है। अगला प्रश्न है कि भारत में न्यायपालिका है तो कैसी है? तो स्वतंत्र है। भारत की जो न्यायपालिका है वह कैसी है? तो स्वतंत्र है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में न्यायपालिका का स्वरूप कैसा है? तो एकीकृत है। कैसा है? तो एकीकृत जो है इसका स्वरूप है। न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार जो है किसे प्राप्त है? तो उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। किसको? तो उच्चतम न्यायालय को, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है जो न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार है। संविधान के अस्तित्व में आने से पहले प्रीवी काउंसिल, ठीक है, यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवी काउंसिल, ठीक है, काउंसिल के रूप में जो है कौन काम कर रहा था? तो जो आपका उच्चतम न्यायालय है ना, यह प्रीवी काउंसिल के रूप में काम कर रहा था। उच्चतम न्यायालय, ठीक है, कब? तो संविधान के अस्तित्व में आने से पहले। उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी जो खंडपीठ बनी थी, इसमें बनी थी किस केस में? तो गोलकनाथ, ठीक है, किसमें? तो गोलकनाथ केस में। किसमें? तो गोलकनाथ केस में बनी थी। यह पॉइंट आप जरूर याद रखें। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है या नेक्स्ट बिंदु है कि उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्ति की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। यह जो है किसके द्वारा कहा गया? तो गोलकनाथ, ठीक है, गोलकनाथ बनाम जो है स्टेट ऑफ पंजाब वाद में, ठीक है, स्टेट ऑफ पंजाब वाद में ऐसा कहा गया। कैसा कहा गया? कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। यह गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब वाद में कहा गया। ठीक, हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने प्रवासी पंचाट, ठीक है, क्या? हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने प्रवासी पंचाट निरीक्षण अधिनियम 1983, ठीक है,
प्रवासी पंचाट निर्धारण अधिनियम 1983 को संविधान के अंतर्गत केंद्र के पावन कर्तव्य के उल्लंघन पर असंवैधानिक घोषित किया। यह जो है अनुच्छेद 355 को, किसको, अनुच्छेद 355 को जो है क्या कर दिया, तो असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो उच्च और जो उच्चतम न्यायालय होता है ना, इसको क्या कहा जाता है, तो अभिलेख न्यायालय भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बिंदु है कि TDSAT के निर्णयों को जो है चुनौती दी जा सकती है। तो केवल और केवल जो है उच्चतम न्यायालय में, किसमें, तो केवल और केवल उच्चतम न्यायालय में जो है TDSAT के निर्णयों को चुनौती दी जा सकती है। ठीक, एक होता है PIL, क्या होता है, तो PIL होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है। क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है PIL का फुल फॉर्म होता है। इसको हम यदि हिंदी में बात करते हैं तो लोकहित मुकदमा कहा जाता है। किसको, तो PIL को। कि यह विदित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही किसमें होगी, तो अंग्रेजी भाषा में होगी। यह जो है किसमें कहा गया है, तो अनुच्छेद 348 में कहा गया है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही जो है अंग्रेजी भाषा में होगी। ठीक, उच्चतम न्यायालय ने पाया कि केंद्रीय अन्वेषण शाखा एक पिंजराबंद तोता है। कैसा है, तो जो उच्चतम न्यायालय है ना, इसने पाया कि केंद्रीय अन्वेषण शाखा एक पिंजराबंद तोता है। यह किसने कहा, किस वाद में कहा गया है, तो कोयला आवंटन घोटालावाद में कहा गया है। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति जो है वह किसमें निहित है, तो यह जो शक्ति है यह संसद के अंदर निहित है। ठीक है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति यह संसद के पास निहित है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों यानी एडहॉक की नियुक्ति जो है का प्रावधान है, तो यह सर्वोच्च न्यायालय में ही अकेले प्रावधान है, उच्च न्यायालय में नहीं है, अन्य किसी में भी नहीं है। केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही जो है एडहॉक न्यायाधीश रखे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है, तो जो है मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो है किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी, तो यह जो है केशवानंद भारतीवाद में, किसमें, तो केशवानंद भारतीवाद में जो है भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा जो है प्रतिपादित की गई थी। तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है कि क्या कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका करेक्ट होता है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 134A को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना ही जो है क्या है कि भारतीय संविधान का संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन एक सही है, तो यहाँ पर जो है सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल क्षेत्राधिकार रखता है, तो जी नहीं, यह केवल मूल एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, यह भी नहीं है। यह केवल जो है परामर्श संबंधी तथा अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, यह भी गलत है। यह मूल, अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वह करेक्ट हो जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 132 से 36 के तहत अपीलीय क्षेत्राधिकार तथा अनुच्छेद 143 के तहत परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार का विवरण है, किसमें, तो भारतीय संविधान में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है, तो भारतीय संविधान का जो संरक्षक होता है वह सर्वोच्च न्यायालय होता है। अगला प्रश्न है कि लोकहितवाद मुकदमे की संकल्पना का उद्गम जो है देश कौन सा है, तो USA यानी कि अमेरिका है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है या किसको प्रस्तुत किया जाता है, तो भारत के उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत किया जाता है। जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले होते हैं, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है, तो सर्वोच्च न्यायालय से। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है, तो अनुच्छेद 143 में, किसमें, अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य क्या है? तो पहली बार यानी कि सीधे मामलों की सुनवाई की योग्यता जो है न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य है। उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे प्राप्त जारी किया जाता है? तो किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए जो है उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश जारी किया जाता है। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है, तो इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत शक्ति आती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्य के मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श देता है तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है, तभी जो है भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्य के मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? तो केवल भारत के सेवानिवृत्त जो मुख्य न्यायमूर्ति होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वही बन सकते हैं। ठीक है कि उच्चतम न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है, क्या है? उच्चतम न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है वह किन किन क्षेत्रों में है? तो पहला जो बिंदु है वह कौन सा है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। कैसा? तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जो है वह कौन सा है? क्षेत्राधिकार। ठीक है। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय का वह कौन सा है? 3 में भारत संघ तथा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों में जो है इसका क्षेत्राधिकार है। भारत संघ तथा कोई एक राज्य या अनेक राज्यों और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवादों में क्षेत्राधिकार प्राप्त है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवाद में जिसमें उनके वैधानिक अधिकारों का प्रश्न निहित है, उनमें भी क्षेत्राधिकार प्राप्त है। किसको? तो उच्चतम न्यायालय को। दूसरा जो पॉइंट है वह कौन सा है? तो अपीलीय क्षेत्राधिकार। कैसा? तो अपीलीय क्षेत्राधिकार है। यह क्या है? तो देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय जो है उच्चतम न्यायालय होता है। इसे भारत के सभी उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार होता है। इसके अंतर्गत जो है 3 प्रकार के प्रकरण हैं। कौन कौन से हैं? तो संवैधानिक, दीवानी और फौजदारी, ये 3 प्रकार के क्या हैं? प्रकरण हैं। और इनसे संबंधित जो अनुच्छेद हैं, तो संवैधानिक मामले में अनुच्छेद 132 है, दीवानी मामले में 133 है और फौजदारी मामले में जो है अनुच्छेद 134 है। ठीक है। और तीसरे नंबर पर आता है जो क्षेत्राधिकार प्राप्त है सर्वोच्च न्यायालय को, वह परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। यह जो है अनुच्छेद 143 में है। क्या? परामर्शदात्री जो क्षेत्राधिकार है। ठीक है। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार ठीक 143 में है। और उसके बाद जो चौथा बिंदु आता है, चौथा पॉइंट आता है पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार। कैसा? तो पुनर्विचार। ठीक है। पुनर्विचार संबंधी जो क्षेत्राधिकार है यह जो है अनुच्छेद 137 में आता है। किसमें? अनुच्छेद 137 में। ठीक। और उसके बाद जो 5वां बिंदु है वह कौन सा है? तो अभिलेख न्यायालय। क्या है? तो अभिलेख न्यायालय जो है ना, यह भी क्षेत्राधिकार है उच्चतम न्यायालय का। तो जो अभिलेख न्यायालय है यह अनुच्छेद 129 में है। किस में है? तो अनुच्छेद 129 में है। और 6वें नंबर पर आता है मौलिक। ठीक है। मौलिक अधिकारों का जो रक्षक होता है वह भी उच्चतम न्यायालय ही होता है। ठीक। यह अनुच्छेद किसमें कहा गया है? तो 32 में। तो मौलिक अधिकारों का रक्षक भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक है। अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को विशेष रूप से उत्तरदायी ठहराता है कि वह मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही करे। न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा लेख और उत्प्रेषण के लेख जारी कर सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है नोट पॉइंट में एक हम बात करते हैं, तो उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई के लिए न्यायाधीशों की जो संख्या होनी चाहिए वह कम से कम 5 होनी चाहिए। यह अनुच्छेद 145 3 में कहा गया है। क्या? कि उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन यानी कि इंटरप्रिटेशन से संबंधित मामले की सुनवाई के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। कि प्रमुख जो न्यायाधीश हुए तो वह कौन हुए? तो जैसे कि पहले नंबर पर कौन थे? एच जे कानिया साहब थे। और प्रथम महिला जो
मुख्य न्यायाधीश थी फातिमा बीबी थी, ठीक है। और 45वें नंबर पर जो है जो मुख्य सीजेआई हुए, ठीक है, 45वें नंबर पर वह दीपक मिश्रा, ठीक है, दीपक मिश्रा हुए, ठीक, यह भी आप याद रखें। और 46वें नंबर पर जो है कौन हुए, तो रंजन गोगोई साहब हुए, ठीक है, गोगोई साहब, रंजन गोगोई साहब जो है 46वें नंबर पर। 47वें नंबर पर ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, 47, 48 से 49 तो जरूर पूछता है, ठीक है। 47वें नंबर पर बोबड़े साहब, ठीक है, शरद अरविंद बोबड़े साहब जो हैं यह 47वें नंबर के जो हैं क्या थे, मुख्य न्यायाधीश थे। 48वें नंबर पर जो है कौन थे, तो एवी रमन साहब थे। एवी रमन जो है 48वें नंबर के सीजेआई रह चुके हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। और 49वें नंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, कौन रहे हैं, तो यू ललित साहब रहे हैं, ठीक है। यू ललित साहब जो हैं 49वें नंबर के सीजेआई रह चुके हैं। और वर्तमान में जो 50वें नंबर के सीजेआई हैं वह कौन है, तो डी.वाई. चंद्रचूड़ उनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो डी.वाई. चंद्रचूड़ जो हैं यह 50वें नंबर के सीजेआई हैं और यह वर्तमान के सीजेआई हैं। इनका जो कार्यकाल है 9 नवंबर, ठीक है, 9 नवंबर जो है 2022 से शुरू है। कब से, 9 नवंबर 2022 से शुरू है कार्यकाल किनका, तो 50वें नंबर के सीजेआई, वर्तमान सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ का, ठीक। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है पर वह संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है, केशवानंद भारतीवाद में कहा गया था, ठीक। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो जो है हीरालाल जे कानिया साहब थे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक जो है कौन पदस्थ रहे थे, तो वाई.वी. चंद्रचूड़, ठीक है। वाई.वी. चंद्रचूड़ जो है यह सबसे अधिक समय तक सीजेआई रह चुके थे, वह भी 1978 से लेकर कब तक, तो 1985 तक, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर जो है सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा था, तो कमल नारायण सिंह, ठीक है। कमल नारायण सिंह जो हैं कुल केवल जो है 17 दिन तक उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर रहे थे। कौन, कमल नारायण सिंह। और यह कब थे, तो 1991 में ही थे, 17 दिन के लिए, 25 नवंबर से 12 दिसंबर तक, ठीक है। उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, तो फातिमा बीबी साहब थी। कौन थी, फातिमा बीबी साहब थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार जो है किसे प्राप्त है, तो सर्वोच्च न्यायालय को। कौन सा अनुच्छेद न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है, तो अनुच्छेद जो 129 है यह उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करवाता है। अगला प्रश्न है कि जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा, ठीक है, यानी कि PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे, तो N भगवती साहब थे। कौन थे, PN भगवती साहब थे। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए, तो 10 वर्ष का। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं, तो संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार जो है किसके पास होता है, तो भारत की संसद के पास होता है। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन जो है किससे आहरित होता है, यानी किससे दिया जाता है, तो जो संचित निधि है उससे दिया जाता है, ठीक। तो यहाँ पर जो हमारा सेशन था, कैसा सेशन, तो सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित सेशन यह कंप्लीट हो जाता है। सभी बिंदुओं को कवर किया गया। किसी भी एग्जाम में शायद कोई प्रश्न ऐसा हो जो छूट पाए इस वीडियो के माध्यम से। तो यह वीडियो पूरा का पूरा कंप्लीट था। आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में उच्च न्यायालय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।